जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर सामाजिक विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो आज गुप्त साम्राज्य को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं सामाजिक विज्ञान जो है सोमवार मंगल को पढ़ाऊँगा, और जो हमारा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है 3 दिन इसको पढ़ाएंगे, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार 3 दिन इसको पढ़ाएंगे और 3 दिन एसएसटी को पढ़ाएंगे। ये बात आपको मैं बताना चाहता था। आइए हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि गुप्त साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो गुप्त साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई, तो जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग विचार हैं, तो उनको हमें समझना है किस इतिहासकार ने कौन कौन से विचार दिए हैं। हम लोग आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे विचारक हैं वो है हमारे काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल जो है वो कहते हैं कि जो शूद्र जो गुप्त थे वो शूद्र थे, वो शूद्र बताते हैं, जो शूद्र कुल से जन्म हुआ है उनका शूद्र बताते हैं। आप देखिए हमारे जो वैश्य कौन कौन बताता है, इनको हम देखना है। एलन एस के अयंगर, अनंत सदाशिव, आर्टेकर, रोमलिया थापर और रामचंद्र शर्मा जो कहते हैं कि ये वैश्य क्या बताते हैं, ये वैश्य बताते हैं। और इनको देखते हैं तीसरा जो है वो चट्टोपाध्याय, आर.एस. मजूमदार, गौरी शंकर, हरिचंद ओझा, ये बताते हैं क्षत्रिय हैं। और हम देखिए डॉक्टर राम चौधरी और डॉक्टर राम गोपाल आदि जो बताते हैं कि ब्राह्मण है। ये बताते हैं कि ये इन कुल से जन्म हुआ है। तो सबसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्राह्मण जो हमारी जो वर्णावस्था जो निकल के आई थी वो हम आप लोगों को खुद मालूम होगा, मैंने आपको कई बार इसमें बता चुका हूँ कि ये ऋग्वेद के 10वें मंडल, जो 10वां मंडल जो ऋग्वेद का सबसे अंत में जोड़ा गया, उसका जो पुरुष सूक्त है यहीं से वर्णावस्था निकल के आई है। तो ये जो इतिहासकार जो हमारे हैं उन्होंने अलग अलग बात में उनको अपनी पूरी बात कही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इतिहास जो पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य के, हम लोग अब बीसी से ना होकर के हम लोग एडी में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? एडी में। तो बीसी और एडी को मैं आप लोगों को कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि एडी और बीसी में कितना अंतर है, ये हम समझना है। जो ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की कहानी है वो बीसी में आती है, और जो उनके जन्म के बाद की कहानी जो है वो जन्म के बाद का जो इतिहास है वो एडी में आता है। ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आधुनिक काल है, तीसरा ऐतिहासिक काल है। 3 समझ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीहिस्टोरिकल्स, प्रोटोहिस्टोरिकल्स और हिस्टोरिकल एज। अभी हम लोग जो हिस्टोरिकल्स एज जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि हमें इसमें क्या है, एविडेंस मिले हैं, और हमें लोगों का क्या जो लिखित एविडेंस भी मिले हैं, और हमें जो इमारतें वगैरह हैं ये भी हमें मिली हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल एज है, और ये पूरी तरह से हमें पूरे एविडेंस मिले हुए हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें जो एविडेंस मिले हैं उसी को हम जैसे इसमें लिखा है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो इसमें श्रीगुप्त का शासन आता है कि सबसे पहले जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं वो श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त का शासन जो चलता है 240 से लेकर के 280 तक, यानी 40 वर्षों तक शासन करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि श्रीगुप्त जो है वो 240 सालों तक शासन करते हैं? इसका सबसे बड़ा ये जो है कि जो हमें उनका जो प्रभावती गुप्त हैं, प्रभावती गुप्त के जो पूना अभिलेख जो है ताम्रअभिलेख में मिला है हम लोगों को। इसका जो वंश बताया जाता है आदिराज, उन्होंने जो वंश की जो अपना उपाधि धारण की थी वो आदिराज की थी। तो ये हमें पता चलता है पूना स्थित अभिलेख से, जो ताम्रअभिलेख जो है ये क्या होता है, अभिलेख क्या होते हैं कि एक ऐसी वस्तु जो अभिलेख लिखा जाता है कि वो हमेशा के लिए कोई चीज को छप जाता है और हमेशा के लिए क्या होता है, अमर हो जाता है। जैसे तांबा कॉपर के ऊपर उसको एक पट्टी पर छाप करके उसको मुद्रित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था श्रीगुप्त ने, और उस मंदिर के निर्माण करवाने के बाद उसने 24 गांव को डोनेट कर दिया था, कि 24 गांव दिए थे कि 24 गांव के लोग दान करके इस मंदिर को चलाने का काम करेंगे। यानी हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर मंदिर व्यवस्था अगर आती है तो देखिए वैदिक काल में कहीं भी हमें देखते हैं पूरी खुदाई वगैरह सब कुछ हुई, तो हमें किसी भी जगह मंदिर के एविडेंस नहीं मिलते हैं। लेकिन गुप्त काल में आते आते हमें मंदिरों के एविडेंस मिलने लगते हैं, और यहाँ पे जो एविडेंस मिलते हैं मंदिरों के, यानी मंदिरों का शुरुआत जो बनना शुरू हुआ है वो यहीं से हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं ललितपुर में दशावतार है, ये भी गुप्त साम्राज्य का है, गुप्त लोगों ने ही बनवाया था। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो 24 गांव जो 24 गांव थे उनकी शासन की, 24 गांव के लोग क्या करते थे, जो मंदिर थे उनमें डोनेशन करते थे, दान देते थे और मंदिर वो चलता था। दूसरा हम तो देखते हैं
इसी प्रकार से पूरा शासन चलता था। उसके बाद आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच के भी बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। घटोत्कच जो थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रभावती गुप्त, जो मैंने आपको बताया है, प्रभावती जो गुप्त थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी, पुत्री थी। और इन्होंने क्या किया, ये वैष्णव धर्म की अनुयायी थी। ये हम लोग को ध्यान करना है, बहुत इंपोर्टेंट है कि प्रभावती गुप्त जो है वैष्णव धर्म की अनुयायी थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इन्होंने पूना एवं रिद्धपुर अभिलेख में, जो ताम्र अभिलेख में है, इनका हमें लोग तो घटोत्कच का बारे पता चलता है कि 280 से लेकर के 219 तक इन्होंने शासन किया है। और इनका शासन जो कहते हैं, उन्होंने इसमें ये बताया गया है कि जो घटोत्कच है ये प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक थे। यही टॉपिक यहीं खत्म हो गया।